नमस्कार। मैं डॉक्टर कुरनी विनायक बापू, सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन, जिला सातारा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्न पत्र 12 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। इस प्रश्न पत्र की इकाई 1 के अंतर्गत महाकाव्य के भारतीय तत्व। प्रबंध के भेदों का निर्देश भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विद्वानों ने किया है। अधिकांश संस्कृत आचार्यों ने प्रबंध के स्थूल रूप से दो भेद माने हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। किंतु समस्त प्रबंध रचनाएं इन दोनों विभागों के अंतर्गत नहीं आती। बहुत से ऐसे प्रबंध काव्य शेष रह जाते हैं जिनमें महाकाव्य खंड काव्य के लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य के दो भेद माने हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। भारतीय विद्वान भामह ने संस्कृत में इस महाकाव्य के स्वरूप पर विचार किया है, जो सर्वप्रथम आचार्य थे जिन्होंने महाकाव्य के स्वरूप पर विचार किया है। महाकाव्य के तत्वों के बारे में आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ आदि ने अपने अपने विचारों से महाकाव्य के स्वरूप की परिभाषा दी है और उसमें से भारतीय तत्व, महाकाव्य के भारतीय तत्व तैयार होते हैं। सबसे पहला तत्व है कथावस्तु। कथावस्तु भारतीय महाकाव्य की परिभाषाओं में कथानक के संबंध में सर्वत्र यही बल दिया गया है कि वह महत होनी चाहिए, महत यानी महान होनी चाहिए। आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भामह आदि ने कथावस्तु को महान होने के बारे में कहा है। वस्तु का विन्यास सर्गों में किया जाना चाहिए। कथा वस्तु जो है वह सर्गों में बांटी जानी चाहिए। नाटकों की संधियों आदि की योजना भी यथास्थान की जानी चाहिए। कथा वस्तु में नाट्यात्मकता होनी आवश्यक है। महाकाव्य की प्रमुख कथा वस्तु का प्राण कोई घटना होनी चाहिए। संपूर्ण कथा उसी घटना के विस्तार रूप में वर्णित की जानी चाहिए। जितनी अन्य छोटी छोटी घटनाएं महाकाव्य में नियोजित की जाए, उनके नियोजन में सदैव इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वे मूल घटनाओं को प्रेषिका हो। अब हमारे सामने अगर भारतीय महाकाव्य आते हैं, महाभारत, रामायण, अब इनमें एक संपूर्ण कथा है और संपूर्ण कथा के साथ साथ छोटी छोटी घटनाएं भी आ जाती है। बाल श्री कृष्ण
का कालिया मर्दन, पुतना मावशी, ये जो छोटी छोटी घटनाएं आई हैं, यह छोटी घटनाएं, छोटे प्रसंग इस महाकाव्य को आगे बढ़ाने में मदद करती है। महाकाव्य को कथा वस्तु में सर्वत्र सक्रियता होनी चाहिए। उससे महाकाव्य में एक सजीवता आ सकती है। महाकाव्य में प्रमुख कथा के साथ साथ कुछ अवान्त कथाएं भी नियोजित की जा सकती है, किंतु यह मुख्य कथा की प्रोपिका बनाकर ही नियोजित की जानी चाहिए। कथा वस्तु उत्पाच्य, अनुत्पाद्य और मित्र तीनों प्रकार की होती है, किंतु महाकाव्यों में अधिकतर अनुत्पाद्य और मिश्र कथाओं की ही योजना की जाती है। इस प्रकार महाकाव्य जो है वह उसमें जो कथा वस्तु है वह इस प्रकार होनी चाहिए। इस महाकाव्य की कथा वस्तु में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सर्ग होने चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है। सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा वस्तु की सूचना होनी चाहिए। महाकाव्य का प्रत्येक सर्ग एक दूसरे से बंधा होना चाहिए। महाकाव्य की कथा वस्तु उदात्त होनी चाहिए। मुख्य फल प्राप्ति के बाद कथानक पूरा हो जाता है। कथा वस्तु की समाप्ति पर महाकाव्यकार की कोई महत्वपूर्ण पंक्ति होनी चाहिए, उसे भरत वाक्य कहते हैं। इस प्रकार महाकाव्य की कथा वस्तु के बारे में भारतीय आचार्यों ने अपना मत प्रकट किया है। अब महाकाव्य का जो भारतीय तत्व है, दूसरा तत्व है, वह है चरित्र। भारतीय आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में नायक का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकाव्य का सबसे महान तत्व नायक होता है। यह नायक धीरोदात्त, अभिजात, कुलोत्पुद्ध, कोई देवता या महापुरुष होता है। आचार्य रुद्रट के मतानुसार नायक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या अन्य जाति का होना चाहिए। इन 3 जातियों में से किसी जाति का होना चाहिए। आचार्य दंडी के मतानुसार कोई भी धीरोदात्त, चतुर व्यक्ति नायक हो सकता है। विश्वनाथ एक ही महाकाव्य में कई नायकों की स्थिति में भी विश्वास करते हैं। अब महाकाव्य का जो नायक है वह नायक सभी प्रसंगों से जुड़ा होना चाहिए। वह उदात्त, गंभीर, कीर्ति संपन्न, व्यवहार कुशल, धर्म प्रिय, न्याय प्रिय, कला प्रिय, उत्साही, पराक्रमी, शक्तिशाली होना चाहिए। नायक का चरित्र समाज में सद्प्रवृत्ति का विकास करने वाला होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी विजय हासिल करने वाला हो। महाकाव्य में नायक के साथ साथ अन्य पात्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें नायिका का स्थान महत्वपूर्ण है। वह नायक की प्रेयसी अथवा पत्नी होती है। भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य में खलनायक यानी प्रतिनायक को भी महत्वपूर्ण माना है। नायक के कार्य का विरोध करने वाला पात्र खलनायक होता है। रामायण में रावण
यह प्रतिनायक है। नायक, नायिका, प्रतिनायक, इन 3 पात्रों के अतिरिक्त अन्य पात्र भी होते हैं। इन पात्रों के माध्यम से विविध क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि महाकाव्य के नायक का स्थान सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगला तत्व है वस्तु व्यापार चित्रण। भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य में विविध प्रकार के चित्रणों का होना बहुत आवश्यक ठहराया है। प्रायः सभी आचार्यों ने नगर वर्णन, समुद्र वर्णन, संध्या वर्णन, प्रातः वर्णन आदि की स्थिति को महाकाव्य का आवश्यक लक्षण माना है। प्रकृति वर्णनों के साथ ही साथ महाकाव्यों में प्रेम, विवाह, मिलन, कुमारोत्पत्ति आदि घटनाओं के नियोजन को भी आवश्यक बताया है। अगला तत्व है रस और भाव व्यंजना। भारतीय आचार्य भाव और रस में अन्योन्याश्रय भाव संबंध मानते हैं। भाव के बिना रस और रस के बिना भाव अपूर्ण रहता है। इसलिए महाकाव्यों में जिस प्रकार भाव योजना को महत्व दिया गया है, उसी प्रकार रस निष्पत्ति को भी उसका परम आवश्यक अंग ठहराया गया है। भारतीय दृष्टि से महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, करुणा आदि में से कोई एक रस अंगी रूप में होना चाहिए और शेष रस उसके अंग बनकर नियोजित किए जाने चाहिए। घटना प्रवाह, वस्तु व्यापार योजना और भाव व्यंजना रस निष्पत्ति के बिना निरस रहते हैं। भारतीय आचार्यों ने इस प्रकार महाकाव्य में रस के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह भारतीय तत्व है। अगला तत्व है शैली और रूप विधान। भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य की शैली और उसके रूप का निरूपण करने का भी प्रयास किया है। रूप और शैली से संबंधित महाकाव्य में निम्नलिखित तत्वों का होना भारतीय आचार्यों की दृष्टि में अनिवार्य है। महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना होती है। आचार्यों के अनुसार उसमें 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। कुछ आचार्य सर्गों की संख्या के प्रतिबंध को महाकाव्य की रचना के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। सर्ग के अंत में भावी कथा की देने की भी प्रथा है। महाकाव्य का नामकरण अधिकतर नायक के नाम पर किया जाता है। नाम यानी शीर्षक। महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश आदि भी रहना चाहिए। कुछ आचार्यों के अनुसार महाकाव्य के प्रारंभ में खलों को निंदाश्री सज्जनों की प्रशंसा भी रहनी चाहिए। महाकाव्यों के अंत में रुद्रट के अनुसार नायक की विजय दिखाई जानी चाहिए। हेमचंद्र आदि आचार्यों ने महाकाव्य के अंत में उपसंहारात्मक वर्णनों का होना भी आवश्यक माना है। उनका मत है कि महाकाव्य के अंत में कवि के इष्ट देव का नाम, महाकाव्य रचना का हेतु, मंगलवाची वाक्य अवश्य रखे जाने चाहिए। छंद। अगला तत्व है छंद। भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के छंद विधान पर भी विचार किया था। आचार्य भामह और रुद्रट ने
छंद विधान के संबंध में कुछ नहीं लिखा है। छंदों पर सर्वप्रथम विचार करने का श्रेय आचार्य दंडी को है। उनके मतानुसार प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन भी रहना चाहिए। विश्वनाथ ने दंडी के भाव को और विस्तृत करने की चेष्टा की है। उन्होंने लिखा है कि एक ही सर्ग में कई छंदों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अलंकार। अधिकांश भारतीय आचार्यों ने महाकाव्यों में अलंकारों की योजना को भी आवश्यक ठहराया है। आचार्य भामह ने सालंकार और दंडी ने अलंकृत शब्दों के प्रयोग से महाकाव्य की अलंकारिता ही व्यंजित की है। हेमचंद्र ने तो अलंकारों की स्थिति को महाकाव्य में अनिवार्य सा व्यंजित किया है। इस प्रकार भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के तत्वों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।